ठीक है। जैसे यहाँ पे मतलब OH ग्रुप, या मतलब कह सकते हैं वो ईथर ग्रुप पढ़ रहे हैं दोनों। फंक्शनल ग्रुप का यानी कि कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। ये उसके बाद देखा जाए, चैप्टर का हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, हर चैप्टर में ये बात आएगी। ठीक है। उसके ठीक है। बाद देखा जाए, प्रिपरेशन आपको आता है, मतलब कि प्रिपरेशन। जैसे आप एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल का प्रिपरेशन, ईथर पढ़ रहे हैं ईथर का प्रिपरेशन। उसके बाद देखा जाए तो 6 नंबर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद 7 कहा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टी, अच्छा। केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे कुछ उसका लास्ट में देखा जाए यूजेज आ जाएगा, जो आप पढ़ेंगे। यूजेज या कह सकते हैं कुछ एप्लीकेशन, मतलब पर्टिकुलर कंपाउंड का। ये जैसे मान लीजिए एल्कोहल पढ़ेंगे तो इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल के बारे में थोड़ा सा। ठीक है। तो 8.A हर चैप्टर में आपको मिलेगा, चाहे आप ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एल्कोहल, जैसा इस चैप्टर का नाम एल्कोहल एंड ईथर है, चाहे ए पढ़िए, चाहे आप पहले जो प्रीवियस में पढ़ चुके हैं उसका। हर चैप्टर में अब देखा जाए हम लोगों का क्या रहता है, क्लासिफिकेशन तो एक जनरल है। ठीक है। IUPAC एक जनरल कॉन्सेप्ट है, आप एक जगह सीख लिए। आइसोमेरिज्म भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये भी आप सीख सकते हैं हर जगह। तो हम लोगों के क्या पढ़ना है, यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करना है। ठीक है। लेकिन हम थोड़ी सी आइसोमेरिज्म वाले की बात यहाँ पे करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। क्लासिफिकेशन से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। IUPAC से भी एक चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो आइसोमेरिज्म से भी कौन कौन आइसोमेरिज्म इस चैप्टर में पॉसिबल है, या कोई कंपाउंड दे सकता है कि कितने आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें, मतलब 8 पॉइंट आपको एकदम, मतलब हर चैप्टर के लिए ये कॉमन है। ठीक है। अब जैसा देखा जाए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्लासिफिकेशन आता है तो एल्कोहल का। ठीक है। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो हम लोग पहले एल्कोहल का देखते हैं। ठीक है। अब एल्कोहल का क्लासिफिकेशन सिमिलर है, जैसे आप हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का आपने डिवीजन किया था, सेम ऐसे। यानी कि कह सकते हैं एक यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, दो तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं यहाँ पे। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नंबर कितना है। दूसरा यहाँ पे डिवीजन हम लोग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है किस हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से अटैच है। तो यानी कि सिंपल अगर हम लोग देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। ये सिमिलर है आपका हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड पहले वाला चैप्टर में। जैसे यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो बहुत सारे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक वर्ड में, दो वर्ड में बोला जाए तो एक मोनोहाइड्रिक हो गया, दूसरा पॉलीहाइड्रिक हो गया। हो गया कि नहीं। अच्छा। मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। मोनोहाइड्रिक में मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, जैसे बहुत सारे मोनोहाइड्रिक फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं। मोनो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3OH हो गया तो एक ही अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक हो गया। और भी हम लोग जैसे बेंजीन में भी डिवाइड कर सकते हैं, ये वाला एक ही OH फंक्शनल ग्रुप हटे जाए, मोनोहाइड्रिक हो गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे डाईहाइड्रिक भी कह सकते हैं, डाईहाइड्रिक।
एल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक में क्या हो जाएगा, जैसे CH2OH, CH2, इसका आईयूपीएसी नाम भी बता सकते हैं और कॉमन नेम भी बता सकते हैं, डाइहाइड्रिक हो गया। इसी तरह से देखा जाए हम लोग इसमें भी कह सकते हैं OH और OH। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने आईयूपीएसी में बताया भी था। और अगर देखा जाए ये OH और एक एक OH क्या करे, दूर करते हैं, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है और बहुत फेमस है, इसका कॉमन नेम ही पूछा जाता है। तो ये कह सकते हैं सर्सिनाल, रेसरसेनाल, क्विनाल है, मतलब CRQ याद रख सकते हैं। ठीक है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल में आ रहा है। उसी तरह से हम लोग ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक भी कह सकते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, तो ट्राईहाइड्रिक में जैसे ग्लिसरॉल वगैरह हो गया, तो CH2OH हो गया, CHOH हो गया और CH2OH, ये सब ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गए। ठीक है, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें आपका आगे आते हैं। अब दूसरा हम लोग डिवीजन ए वाला है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप किस हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो दो तरह का इसमें होता है, एक तो आप कह सकते हैं कि sp3 से जुड़ा हो, एक कह सकते हैं क्या, sp2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सर आप यानी एक कि बार ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हो क्या? हाँ, मैं ये सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। हाँ, आप देख लीजिए, ये तो पहले ही बस बताया, आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अब देखा जाए, एक तो हमारे पास है यहाँ पे ऐसा हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि OH ग्रुप, OH जो हमारे पास ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अटैच अटैच विथ sp3 कार्बन से, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो, तो इसमें बहुत सारे आपको आ जाएंगे। जैसे आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डिग्री वाले भी हमने बताया था आपको, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, तो इसमें भी आ जाएंगे। जैसे हम लोग CH3OH किए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। और अगर हम लोग CHOH इधर CH3 कर दे, तो ये वाला क्या है, ये भी sp3 है, लेकिन ये 2 डिग्री है। ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे 3 डिग्री अल्कोहल भी कर सकते हैं, भी sp3 कार्बन से अटैच है, यानी कि ये कार्बन क्या है, sp3 है, सारे क्या है, sp3 है, तो डिग्री वाले भी हो गए। और इसमें देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट आपको है एलाइलिक, एलाइलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलाइलिक जानते हैं, एलाइलिक एक रेजोनेंस अल्कोहल कह सकते हैं। रेजोनेंस क्या है, यहाँ पे अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होगा, यानी कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2OH, तो ये क्या हो गया, एलाइलिक होगा। अब देखिए ए वाला जो कार्बन है, ये sp3 और फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। ऐसे अब अगर देखा जाए, बहुत फेमस है आपको बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजो, ये सब आपको पता है, उसमें मैंने लिख के दिया था नामनक्लेचर में, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल भी देखा जाए, एक CH2 फिर OH से अटैच रहेगा, तो इसे बेंजाइलिक बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास सारे क्या है, sp3। अगर देखा जाए दूसरा यहाँ क्लासिफिकेशन है कि OH जो फंक्शनल ग्रुप है, वो किससे अटैच है, अटैच्ड विथ sp2 कार्बन, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो, तो उसे हम लोग इस कैटेगरी में रख सकते हैं। और इस कैटेगरी में देखा जाए, तो हम लोगों के पास क्या आता है कि एक विनाइलिक आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, विनाइलिक। जैसे विनाइलिक हैलाइड भी देख लेते हैं, विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। और विनाइलिक अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहीं से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, यानी कि ए वाला कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास एराइलिक कह सकते हैं, एराइलिक या बेंजीन वाला कह सकते हैं, एराइलिक अल्कोहल। तो एराइलिक अल्कोहल भी कह सकते हैं, यानी कि फिनॉल क्या है, एक एराइलिक अल्कोहल है और एक
इसी से डायरेक्ट जुड़ा है, यानी कि ए वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो ये जनरल हमारे पास अल्कोहल का क्या है, एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जो आपके बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यानी ठीक कि है। एलाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये आपको चैप्टर के स्टार्ट में आपको दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए। अगर देखा जाए जितना भी हमने यहाँ पे ग्रुप पढ़ा, अगर इसके जगह पे एक्स लगा दिया जाए OH के जगह पे, तो क्लासिफिकेशन आप पहले चैप्टर का हो जाएगा, जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखा जाए, जो हमने यहाँ पे ये वाले नाम CRQ लिखा, मतलब कि सर्चिनाल, रिसर्चिनाल और क्यूनाल, ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें हमें पढ़ना है ईथर। जैसे ऊपर हमने हेडिंग डाला, ईथर, ईथर का नॉमेनक्लेचर भी आपको लिखने आता है। अब ईथर देखा जाए तो ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आता है। नॉन टर्मिनल, तो हम ईथर को डिवाइड दो तरह से कर सकते हैं, एक सिमेट्रिक ईथर, एक अनसिमेट्रिक ईथर। सिमेट्रिकल ईथर और एक अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ईथर में देखा जाए तो जैसे मान लिया CH3 मतलब दोनों तरफ क्या है, डिफरेंस रेशो क्या हो, इक्वल हो, तो सिमेट्रिक ईथर हो गया। कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे CH2 CH3। आप बहुत शोर कर रहे हैं भाई। हेलो, हेलो सर। आप बहुत शोर कर रहे हैं, क्या बात है। सर वो मैं नॉमेनक्लेचर वाला पेज कर रहा था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अब देखा जाए ए अनसिमेट्रिक, इधर देखिए सिमेट्रिक हो गया, इधर 2 2, और इधर देखा जाए 1 और 2, और इधर क्या 1 और 4, तो ये अनसिमेट्रिक ईथर हो गया। तो ईथर में यही तरह से डिवीजन है। ठीक है, तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है। अब देखा जाए हम लोग ये वाला पोर्शन कर लिए पहला, इसी का अकॉर्डिंग ही हम हर चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, अब IUPAC है ना, हमने पढ़ा दिया आपको, पूरा पढ़ा दिया है ना हाँ सारे। सर। हाँ, तो अब आप थोड़ा सा हमें एक दो, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसके नेम बताइए हमें। आप पढ़ चुके हैं और आपको बड़ा सा होमवर्क भी मिला था, हो सकता है आपने किया हो। तो आपके बुक में देखा जाए, आप IUPAC नाम भी बता सकते हैं, या आप कॉमन नेम, दोनों के लिए यहाँ पे फ्रीडम है, क्योंकि कॉमन नेम भी इसका बहुत फेमस है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह में मिलेगा ये। जैसे अभी हमने CRQ बताया था, उसी तरह ये भी एक तरह से बहुत फेमस पूछा जाता है। ये तीनों का नाम बता सकते हैं, हाँ सर। बताइए। बेंजीन रिंग है, OH अटैच्ड है। हम्म, बताइए, सर नाम बताना है। सर टू हाँ बोलिए। टू मिथाइल फिनॉल। हाँ, पहले का आपको क्या है, 2 मिथाइल, मिथाइल फिनॉल हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 पे लगा हुआ है, या आर्थो मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि हाँ आर्थो सर। पे अटैच है। ठीक है, इसी के जगह 2 पे, इसका नाम आयो मतलब कॉमन नेम है, आर्थोक्रिसाल बोलते हैं, ओ क्रिसॉल। और इसी नाम से आपको ज्यादातर क्वेश्चन आता है, आर्थोक्रिसाल। ठीक है, दूसरा का क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। सर मेरा एक डाउट था इधर। हाँ बोलिए। सर इसे हम बेंजीन एक मिनट। हाँ अच्छा, इसका फिनॉल ही आएगा नाम, क्योंकि OH अटैच्ड है। हाँ, क्योंकि मतलब वो प्रियोरिटी ग्रुप में ज्यादा है ना, तो उसी से हम लोग नंबरिंग करेंगे ना। हाँ सर। बट अगर हाँ, सर OH और CH3 की जगह OH होता तो बेंजीन 1,2 डायोल आता। CH3 के OH होता तो, बेंजीन 1,2 डायोल आ जाता। हाँ, तब डाइऑल आ जाता है। मतलब कि अभी जो हमने लिखा था ना CRQ, उसका IUPAC नेम लिख सकते हैं, अभी हम पूछ रहे हैं फिर से आपको। हाँ ठीक सर। है, फिनॉल।
तो ये बहुत फेमस है, आपकी बुक में दिया है, इसलिए बहुत फेमस है। यहाँ पे पैरा क्रिसोल बोलते हैं। ठीक है। आगे हम्म। हम लोग इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। जैसे हमने ऊपर अभी लिखा था, ये वाला स्ट्रक्चर डिवीजन के दौरान OH, और यहाँ पे OH, इसका IUPAC नेम बताइए। और फिर बेन मैंने ये लिखा था OH, और एक एक मतलब हम यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है। बेंजीन इसका जैसे, हाँ, कॉमन नेम तो हमारे पास क्या हो गया, वही सर, कैटिकॉल हो गया, सदिसरसिनाल, और क्यूनॉल कह सकते हैं कॉमन नेम। लेकिन आप IUPAC नेम आप बताइए क्या बोल रहे थे, पहले का क्या बेंजीन होगा। बेंजीन वन बेंजीन, कॉमा टू डायोल। हाँ, बेंजीन 1,2 डाइऑल। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बेंजीन बेंजीन 1,3 डायोल। 1,3 डाइऑल हो जाएगा। ठीक है। और इसमें बेंजीन 1,4 डायोल। 1,4 डाइऑल हो जाएगा। तो इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मतलब, आप देखा जाए इसमें जो कॉमन नेम है, इसको हम लोग कैटी कॉल बोलते हैं, कैटी कॉल। ठीक है। और ये रिसर्सिनॉल होता है, सिनॉल होता है। और ये क्या होगा, हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं, नॉन, या मतलब कि आपको क्यूनॉल भी बोलते हैं। क्यूनॉल ज्यादा छोटा है तो ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे हमने शुरू में बताया। ठीक है। तो ये एक तरह से IUPAC नेम आपको बुक में मिलेगा। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो सारा कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखा जाए चैप्टर में, तो IUPAC नेम हो गया, कुछ क्लासिफिकेशन, और थोड़ा सा हम आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा आइसोमेरिज्म बताएंगे आपको, जो दूसरे चैप्टर में आपको, यहाँ पे आपको चैप्टर बुक में नहीं दिया है, लेकिन एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, कह रहे सर एक ही स्ट्रक्चर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाना। थे? उससे क्या हो जाएगा। उससे एक ही कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम मॉलिक्यूलर मास, बट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी, जब हमने नाम लिया था तो आपको बताया, तो प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल भी हो जाएगा एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों। जब भी प्रॉपर्टी हम नाम ले, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बोथ। यानी कि अगर देखा जाए, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी आ रहा है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रहा है। अब किसके वजह से आ रहा है, यानी कि ड्यू टू, आप देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। समझ रहे हैं। हाँ सर। हाँ, तब वो प्रॉपर्टी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर के वजह से डिफरेंट आ रहा है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की लिस्ट बहुत बड़ी है, जैसे हम यहाँ पे पूरा, अब इसी से देखिए सबका डिफिनीशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले, यानी कि रूट वर्ड हमारे पास चेंज आता रहे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं ना, चेन हाँ। आइसोमेरिज्म। दूसरा, अगर मतलब कि रूट वर्ड यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो रहा, तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। और अगर हमारे पास क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट हो, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। उसकी वजह से प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ठीक है। अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा, तो उसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हमारे पास क्या है, किसकी वजह से हो रहा, कह सकते हैं रेशो,
या ओरिएंटेशन थोड़ा सा यहाँ पे रहता है रेशो की वजह से, तो कह सकते हैं मेटा मेरिज्म। और एक मूवमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हो रहा तो टाटोमेरिज्म। और एक रिंग हमारे पास ओपन एंड रिंग आइसोमेरिज्म भी हो जाता है। ठीक है, तो इतने आपको कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसी सब पे फोकस करना, हर चैप्टर में यही मिलेगा। अब हर ग्रुप में देखा जाए अलग अलग थोड़े थोड़े रहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए दूसरा, अब अगर स्ट्रक्चर भी सेम हो जाता है, सेम स्ट्रक्चर, फिर भी प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, तब किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की वजह से, डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से। अब डिफरेंट ओरिएंटेशन में क्या हो जाएगा, मतलब कि ये 2 डायमेंशन की वजह से और 3 डायमेंशन की वजह से। तो 2 डायमेंशन में कौन आ जाएगा, जियोमेट्रिकल आ जाएगा। और इधर कह सकते हैं दो आ जाएगा, कन्फॉर्मेशनल आ जाता है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जो आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, डिटेल में है इसके पहले वाले हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। ठीक है, हाँ। तो इतना हम क्लासिफिकेशन कर दिए। अब यहाँ पे जो हमें चैप्टर में आएगा वो बताएंगे, क्योंकि आपने आपको चैप्टर पढ़ना है तो अभी हम चैप्टर पढ़ाते नहीं तो हम आइसोमेरिज्म एक जगह सारा पढ़ा देते। लेकिन हर अब आइसोमेरिज्म को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई पूछे फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है, तो आप बोलेंगे कि सेम मालिकुलर फार्मूला, सेम मालिकुलर मास, बट डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। समझ रहे हैं, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। जैसे अभी एल्कोहल ईथर क्या है, ईच अदर फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो यहाँ पे एल्कोहल ईथर ईच अदर क्या है, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो हम इसको टॉपिक के ज्यादा नहीं खींच रहे हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि अभी उतना आपको यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे पूछिएगा। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया OH, अब इसका देखा जाए हम ईथर भी बना सकते हैं, CH3O वही मॉलिक्यूल है, कुछ भी नहीं चेंज है, मास और स्ट्रक्चर मालिकुलर फार्मूला सारा। तो ये ईच अदर क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। बाकी आप पूछते रहिएगा इसमें, आप बोलेंगे तो हम एक जगह पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन करने के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल, एक तो हमारे पास अल्कोहल हो गया, दूसरा ईथर हो गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जैसे देखा जाए, तो अगर हम कोई स्ट्रक्चर ले लें, जैसे अल्कोहल का ले ले रहे हैं, एल्कोहल में, तो इसे कंपेयर करने के लिए थोड़ा सा हमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, जैसे जीओसी में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह से भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आप पता नहीं हाइब्रिडाइजेशन पूरा निकाल पाते हैं कि नहीं, तो हम उस पे नहीं जा रहे हैं, अभी एनालिटिकल बता दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप एल्कोहल ने करके इधर आ जाते हैं वाटर। अब देखा जाए वाटर जो हमारे पास होता है, वाटर H2O होता है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट शेप होता है। क्यों बेंट शेप होता है, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर आ जाता है, और लोन लोन पेयर रिपल्सन सबसे स्ट्रांग होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थियरी, यानी कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाता है इसका, 104.5 डिग्री आ जाता है। होना चाहिए था, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन पूरा आ रहा है sp3
होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बेंट होता है, बेंट शेप होता है, शेप बेंट शेप होता है। आप ये जानते हैं वाटर का। उसी तरह से देखा जाए, हम लोग एल्कोहल में कोई लेते हैं, एल्कोहल में कई हम बना सकते हैं। एक तो हम लोग मिथाइल अल्कोहल का थोड़ा सा लेते हैं। अब मिथाइल अल्कोहल में देखा जाए तो इधर एच लगा देते हैं, इधर एच लगा देते हैं, इधर मतलब कि ये। अब देखा जाए, यहाँ पे भी लोन पेयर दो हैं, यहाँ भी दो लोन पेयर है, लेकिन अब देखा जाए ये लोन पेयर इधर कम रिपल्सन मतलब पुश कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर बड़े बहुत बल्कि मालिक्यूल है, यहाँ देखिए बहुत हल्का मालिक्यूल है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए पुश कम कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी एंगल बढ़ जाती है। तो ये एंगल लगभग लगभग हमारे पास कह सकते हैं 109 या 108.9 के करीब होता है। आपके बुक में यही एग्जैक्ट लिखा है, आप 108 ही कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास आता है, तो ये मिथाइल अल्कोहल का होता है। इसी तरह से हम लोग फिनाल का भी कह सकते हैं, फिनाल का। तो फिनाल में क्या हो जाएगा, यही सेम, यानी कि ऑक्सीजन है, तो इसमें इस तरह से बेंजीन लगा रहेगा और इधर हमारे पास एच लगा रहेगा, तो फिनॉल हो गया। लेकिन यहाँ भी दो लोन पेयर है, लेकिन ये रिपल्सन और कम हो पाएगा। क्यों कम हो पाएगा? क्योंकि बहुत हैवी मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंगल और बढ़ जाएगा, यानी कि 109 के करीब बढ़ गया। और इसलिए हम लोग ईथर में आते हैं, इसी के बगल में ईथर में। ईथर में अब देखिए, इधर दोनों साइड में क्या होता है, बल्कि मॉलिक्यूल लग जाता है। लोन पेयर तो यहाँ भी दो हैं, लेकिन उतना रिपल नहीं कर पाता है। अगर आप थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पोयर रिपल्सन थियरी जानते हैं, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। तो इसको 111 याद रखिए, तो इतना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज आपको याद रखना है, यानी कि जो भी यहाँ पे रिपल्सन हो गया, पार्शियली रिपल्सन जो भी रहेगा, ये सारे चीजें आप इस पे स्ट्रक्चर बेस पे आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो आगे आते हैं आपको। अब देखा जाए, मेन हमें जो हम लोगों को पढ़ाना रहता है, कहाँ से, प्रिपरेशन से पढ़ाना रहता है कि नहीं। प्रिपरेशन आप, हेलो, हाँ सर। हाँ, प्रिपरेशन से हमें पढ़ाना है। तो प्रिपरेशन से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमने ऊपर हेडिंग डाला है प्रिपरेशन। तो सबसे पहले अल्कोहल का हम लोग पढ़ेंगे, अल्कोहल का। उसके बाद ईथर का पढ़ेंगे। तो अल्कोहल का यहाँ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब कि हम कैसे अल्कोहल को बना सकते हैं, तो बहुत मेथड है। तो अगर देखा जाए, हम पूरे ऑर्गेनिक में आपको एक बात बार बार लिखेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास सी एच थ्री, तो ये एल्केन होता है ना, हाँ सर। हाइड्रोकार्बन है। अब अगर हम एल्केन को ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, तो हमें एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH2 और OH, यानी कि देखिए अल्कोहल बन गया। ठीक है, अगर फर्दर फिर हम इसको ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक -H2 निकल जाएगा। -H2 निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यानी कि CH3CHO बन जाएगा। और फिर अगर हम इस पे एक ऑक्सीजन अटैच कर दें, तो ये क्या होगा, CH3COH हो जाएगा। ठीक, अगर फर्दर हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें, तो क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है। जितना कार्बन रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने जितना भी कार्बन लेके चला हुआ, उतना हमारे पास यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। जैसे यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन डाइऑक्साइड, चार, इतने जितने भी हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो मतलब कि ये हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं। तो अगर फिर हम अगर रिडक्शन करते हैं इसका उल्टा, तो हमें ऐसे उल्टा मिलता जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर देखा, नेचर में यही हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन, जैसे हमारा शरीर फेड हो रहा है, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? ऑक्सीजन है। तभी हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट थेरेपी वगैरह लेते हैं, जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यानी कि नहीं तो ये बॉडी जल्दी से थ्रेड होगी। जैसे देखा चलो जाए, सर। हाँ, जैसे सिंपली आप जानते हैं हमारे शरीर में इस समय क्या है, जैसे ये ग्लूकोज का कंबर्सन हो रहा है, कंप्लीट कंबर्सन। तो हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और 6H2O मिल जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट कंबर्सन। अब देखिए कंप्लीट कंबर्सन में यहाँ से देखिए, यहाँ तो कंप्लीट कंबर्सन हो रहा है।
अगर इनकम्प्लीट होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बनता। तो यानी कि ये हम रिएक्शन ये बार बार लिखेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में देखिए एल्केन में भी आया, अल्कोहल में आया, एल्डिहाइड में आया, एसिड में आया। अब मान लीजिए हमें एल्कोहल बनाना है, ठीक है, तो हम या तो एल्केन का ऑक्सीडेशन कर दें, या एल्डिहाइड या एसिड का रिडक्शन कर दें। हो सकता है कि नहीं? समझ रहे हैं? सर आप स्क्रीन मूव नहीं कर रहा सर। क्या स्क्रीन? हाँ सर। अब नहीं सर, आप एक बार रीशेयर कर दो, फ्रीज हो गया। हम्म, अभी नहीं सर, मेरे को सिर्फ वही दिख रहा है अभी, जो आपने पहले लिखा था। आप एक बार रिज्वाइन हो जाइए। हाँ सर, करता। हाँ। हाँ सर, अभी दिख रहा है। आप दिख रहा है ना? हाँ सर। चलिए। अब ये हम बता रहे थे, ये हम बार बार लिखेंगे, हर चैप्टर में लिखेंगे, क्योंकि हर चैप्टर का मैटर है। जैसे आप एल्केन को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें अल्कोहल मिल जा रहा है। अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दें, तब भी हमें अल्कोहल मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन हम लोग स्टेप वाइज थोड़ा सा चलते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन हम लोग अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए आपके लेवल में जो है, बोर्ड के लेवल में, इसका मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसी का मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन से आप यहाँ पे चैप्टर में आपका लिखा हुआ है, फ्रॉम एल्कीन बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, मतलब कि बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हो रहा है मतलब कि वाटर का एडिशन हो रहा है एसिडिक मीडियम में। एसिड कैटालाइज मतलब क्या? एसिडिक मीडियम में। अब देखा जाए, जैसे मान लीजिए CH2, डबल बॉन्ड CH2 है। अब इस पे हम H2O रख देते हैं, और मीडियम रख देते हैं H2SO4, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4। या हम लोग ऐसे H आयन भी लिख सकते हैं, या पूरा हमारे पास इसको हटा के ऐसा भी H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो सब बात एक ही है, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एसिड केवल लिख सकते हैं, ठीक है। देखा जाए H2SO4 के बारे में बता दें। H2SO4 जब किसी दूसरे के साथ होगा तो ऑलवेज कैटालिसिस की तरह वर्क करेगा। अगर अकेला रहेगा तो रिएक्शन भी करेगा, और कैटालिसिस सेल्फ कैटालिटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे H+ और OH निगेटिव ब्रेक हो गया, इधर पॉजिटिव निगेटिव ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, अपोजिट चार्ज आपको अटैच कर देना है, ठीक है, ये CH3, यानी कि दोनों में यही सेम बन जाएगा। यानी कि बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2 OH बन गया, ठीक है। अब इसका आपको मैकेनिज्म आता है, चैप मतलब कि आपको पूछा जाता है मैकेनिज्म। तो इसमें मैकेनिज्म में सिंपल मैकेनिज्म आप याद रखिए थोड़ा सा। एक हमारे पास प्रोटोनेशन होगा, फिर इसमें एक हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है जो इंटरमीडिएट बनता है। तो जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो उसमें क्या होता है, बता सकते हैं? रीअरेंजमेंट होता है। तो अगर हम लोग रीअरेंजमेंट के बारे में देखा जाए तो यही आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म, क्योंकि ये बोर्ड लेवल में मैकेनिज्म पूछा जाता है, फिर आगे आते हैं मैकेनिज्म, इसमें और भी चीजें हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन यानी कि एल्केन, जैसे मान लीजिए हमें पहले H2O मिलेगा, अब उस पे एसिड रहेगा, मान लीजिए H आयन,
तो क्या बन गया, H3 वो पॉजिटिव बन गया ना। तो यानी कि पहले ये, अब उसके बाद जैसे हमने अभी लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसी का ऊपर वाला, तो इस पे हमें क्या हो जाएगा, ओ एच एच एच, तो ये पॉजिटिव और यहाँ लोन पेयर दो, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा पहले। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे डिस्टरबेंस होगा, इसी वजह से ऐसे एरो लगा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे CH, ठीक है। और अब देखा जाए जब यहाँ पे आप पॉजिटिव निगेटिव ब्रेक डाउन करेंगे, तो यहाँ पे एक जगह पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो इधर तो हमारे पास इधर निगेटिव चार्ज आया, उधर क्या, जैसे मान लीजिए मैंने CH2 और ये CH2 लिख दिया बॉन्ड, तो अब जो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है मान लीजिए इधर, तो इधर हमारे पास एक तरफ क्या आ गया, बता सकते हैं, पॉजिटिव आ गया, और दूसरे तरफ कह सकते हैं खाली रहेगा तो एच आयन, यानी कि इधर CH3 आ गया, तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा और H2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, एक H2 ये वाला, ये एच आयन जाके अटैच हो गया इधर, जैसे CH2 था तो CH3 हो गया। तो ये इंटरमीडियरी जो बन रहा, ये वाला इंटरमीडियरी कंपाउंड बन रहा, मीडिएट कंपाउंड बन रहा, और ये सर इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन। सर H2O अब प्लस H प्लस से H3O प्लस कैसे बन रहा है सर? कहाँ, ये वाले से, हाँ सर। हाँ क्यों नहीं, ये मतलब H2O पे H प्लस ऐड होगा तो H3O प्लस रख सकते हैं ना, क्योंकि H2O इस रूप में स्टेबल नहीं रहता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में स्टेबल रहता है इस रूप में, ठीक है। सर आप इसका तो इसमें फिर, मैकेनिज्म बता सकते हो? हाँ, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन एक बार समझा सकते हो? हाइड्रोनियम आयन यही है, ये हाइड्रोनियम आयन है, हाँ सर, बट उसकी हाइड्रोनियम आयन। फॉर्मेशन एक बार बता सकते हो कि कैसे हो रहा है? फॉर्मेशन देखा जाए, जब हमारे पास यहाँ पे सिंपल है H2O है, जब इसमें एक एच आयन ऐड करेंगे, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब हमारे पास H2O है, तो एच आयन ऐड होने को क्या करते हैं, मतलब कॉन्जुगेट, यानी कि ब्रोनेस्ट एसिड बन रहा है, H3, ये। अब ये कहाँ से आया, जैसे मान लीजिए आपने लिया H2O प्लस, मान लीजिए कैटालिसिस के रूप में H2SO4 लिया, तो H2SO4 H प्लस और HSO4 में डिवाइड हो जाएगा निगेटिव में, तो ये H प्लस इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। H3O पॉजिटिव बन गया और HSO4 निगेटिव इधर खाली हो गया, और ये HSO4 निगेटिव अभी आगे हम लोग जब डीप फिर एच आयन एक रिलीज होगा तो वहां से अटैच हो जाएगा, फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोड्यूस होता है, मतलब कोई भी एसिड रहेगा एच आयन देगा। एसिड मतलब क्या होगा, आर्हीनियस एसिड के अनुसार, आर्हीनियस एसिड बेस के अनुसार जो एच आयन देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो यहाँ एच आयन पहले आया और एच आयन किस पे अटैच हो गया, एस पे। अब क्यों अटैच हुआ, क्योंकि हमारे पास H2O क्या है, दोनों तरह से रिएक्ट करता है। मान लीजिए जैसे इस पे हम एच आयन ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इस समय बेस की तरह वर्क कर रहा है, और इधर क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अगर मान लीजिए इसमें से एच आयन हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओ एच निगेटिव आ गया, तब इसके रिस्पेक्ट में एक ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस हो गया, तब इसके रिस्पेक्ट में, इसके वाले के रिस्पेक्ट में ये H2O एसिड होता है। तो इसीलिए हम लोग वाटर को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं, दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, जिसे हम लोग ब्रोनेस्ट एसिड भी बोल सकते हैं, ब्रोनेस्ट बेस, यानी कि एम्फोटेरिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एसिड, अब देखा जाए ये दोनों में अगर हम आपको कंपेयर करें, तो आप बता सकते हैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यानी कि ये क्या हो गया, बेस की तरह वर्क कर रहा, जब बेस की तरह वर्क कर रहा है तो एक एच आयन अटैच हो सकता है, तो यही हमने अटैच किया है। समझ रहे हैं ना। और तो सर इस, फिर आप अपने वो H3O प्लस में आपने बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाई है। हाँ, ये बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा, जब यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड आता है, तो इसके इफेक्ट से, वैसे तो इलेक्ट्रोफाइल के इफेक्ट से, लेकिन हम लोग एरो ये क्या होता है, रीअरेंज करता है अपने आप को, ठीक है, स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये पूरा क्या, H2O निकल जाता है और ये एच आयन निकल गया। अब ये एच आयन क्या हो गया, अब हमें ये एच आयन फिर से क्या होगा, इस पे अटैच होगा, क्यों,
क्योंकि इधर हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर पॉजिटिव निगेटिव आया, देखिए अब जब निगेटिव पे ये आयन अटैच हो गया, ये कार्बोनियम आयन बन गया, मतलब कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब जब सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप में, यानी कि दूसरे स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। अब देखा जाए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली कौन है, H2O ही न्यूक्लियोफाइल है। जो ये जनरेट हुआ, यही क्या हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल H2O क्यों हो, क्योंकि लोन पेयर की वजह से। जब लोन पेयर होता है तो लुईस बेस होता है, और लुईस बेस होगा तो वो क्या हो गया, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे आपको दूसरा क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैच। और न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैच करता है जो मेजर, यानी कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। लेकिन यहाँ पे तो स्टेबल ही है, तो हम लोग उसी पे अटैच कर देते हैं। अभी आगे हम बताएंगे कौन मोर स्टेबल, तो वहां पे आपको मेजर और माइनर कंपाउंड पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहीं अटैक करता है। अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होते ना तो आपको ये पूछना नहीं पड़ता, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो वहां पे इतने हम कहानी बता दें, क्योंकि SN1 SN2 वहीं पे है। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपका उस सब का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक, यानी कि न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है। जैसे आप देखिए, किसी परिवार में एक मैरिज हुई थी, समझने के लिए। ठीक है, अब उस परिवार में वो लेडीज का किसी तरह से डेथ हो जाता है या डाइवोर्स हो जाता है, तो उस परिवार में सबसे पहले शादी किसका होगा, जो ज्यादा कमाने वाला होगा, यानी कि जो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ रहे, अगर वही आदमी कमाने वाला हो, यानी कि जो जिसकी वाइफ थी, ठीक है, तो उसी की ही शादी होगी। आप ये सोसाइटी में देखते हैं, यानी कि कार्बोकैटायन जो हमारे पास, यानी कि न्यूक्लियोफाइल, यानी कि दूसरी लेडीज वहीं पे अटैच होगी जहाँ पे जो कार्बोकैटायन घर का मेंबर्स क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। तो यानी कि कार्बोकैटायन जब भी बने तो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस होता है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपली मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग भी सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं, मार्कोनी का भी पहले चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक है, अभी हम ये मैकेनिज्म बता दें तब बताते हैं। अब देखा जाए, ये जो स्ट्रक्चर बना, यानी कि CH2+ और ये CH3, अब ये न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल H2O लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर से अटैच हो जाएगा, कहाँ पे अटैच होगा भाई, ये CH2, और देखिए यहाँ पे O, ऐसे अटैच कर दें H, H। ठीक है, ये अटैच हो गया। अब इस पे जब अटैच होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अभी थोड़ी देर बाद चला जाएगा, इधर CH3 हो गया। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में स्टेप वाइज मैकेनिज्म, क्योंकि आपको लिख के दिखाना रहेगा, इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो इस स्टेप में डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, यहाँ पे फिर से क्या होगा, डी प्रोटोनेशन ट्रू फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि डी प्रोटोनेशन। अब डी प्रोटोनेशन कैसे होगा, अब देखा जाए, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना है, एच ओ एच और ये CH2+ और ये CH3, अब फिर इस पे क्या होगा, एक H2O का फिर से अटैच होगा, तो ये जाके इस पे जुड़ेगा, तो इसको निकाल लेगा, इसको निकाल लिया, क्योंकि एक एक्सेस में है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यानी कि हमारे पास बन गया क्या, CH2OH, हमें CH2OH ही चाहिए, तो ये तो हट जाएगा, ये भी H आयन। और यहाँ पे CH3 जो बना था हमने डायरेक्ट बनाया था, और H3O+। ठीक है, H3O+, अगर यूं कहें, अगर फिर हमारे पास H2O ब्रेक हो जाएगा और H आयन ब्रेक हो गया, और ये H आयन किससे मिल जाएगा, अगर H2SO4 है, HSO4, देखिए ये अगर HSO4 निगेटिव बना था ना, अगर H2SO4 है तो ये फिर से क्या बना लेगा, H2SO4। तो अगर कोई भी कंपाउंड जो इनिशियल स्टेज में था और फाइनल में भी वही मिल जाए, तो वर्क एज ए कैटालिसिस हम लोग बोलते हैं। तो आपको इतना ये बीच का नहीं लिखना है, एच आयन केवल लिखना है। 3 स्टेप में आप, पहला प्रोटोनेशन होगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तीसरा डी प्रोटोनेशन होगा। ये मैकेनिज्म है, आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका और एप्लीकेशन जैसे आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, जैसे देखिए अब आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं।
अब जैसे ए एल्कीन है, अब इस पे हमने लिख दिया, या तो हमने बोला कि H3O पॉजिटिव डायरेक्ट लिख दें, या हमने लिखा कि H2O और H आयन लिख दें, या इसी को ऐसे लिख सकता है H2O और H2SO4, मतलब कोई भी रिएजेंट दे सकता है, या आपको H2O और प्लस HCl भी लिख सकता है, या मतलब आपको इसी को H2O या एसिड लिख सकता है। ठीक है, बस। या कोई भी अगर बहुत आलसी है तो H2O केवल लिख देगा, तब भी हम रिएक्शन कराएंगे। समझ रहे हैं ना? इसमें भी कोई भी रिएजेंट आपको लिखा रहेगा तो ये सेम रिएक्शन होगा। तो आप बता सकते हैं कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और अकॉर्डिंग टू किसके? मार्कोनिकॉफ रूल होगा। अब मार्कोनी का आप रूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बता सकते हैं? डबल बॉन्ड। मार्को डबल बांड तो ऊपर भी था, यहाँ भी था। तो यहाँ तो अब हमने मार्कोनी का रूल का, अपने मार्कोनी का रूल का ऐड नहीं दिया। देखिए, कंडीशन जो होता है, कंडीशन किसके? मार्कोनी का रूल का। तो बहुत सिंपल है, आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। 3U, 3U मतलब अगर 3U फॉलो हो रहा तो मार्कोनी का या एंटी मार्कोनी का दोनों लग सकता है। ठीक है, एंड लिख देते हैं, आर दोनों एक ही बात हो जाती है। दोनों के लिए सेम कंडीशन है। यू मतलब पहला यू के मतलब क्या? अनसैचुरेटेड क्या होना चाहिए? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए? अनसैचुरेटेड। और जैसे आपने बोला सर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड से ही केवल नहीं होगा। दूसरा, सबस्ट्रेट जो है अनसिमेट्रिक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसिमेट्रिकल क्या होना चाहिए? सबस्ट्रेट होना चाहिए, मतलब जिस पे अटैक कर रहा है वो अनसिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे ऊपर वाले में आप बोलते हैं कि सर इसमें मार्कोनी काफ नहीं लगेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब CH2 इधर है, CH2 इधर है, मतलब एल्कीन है लेकिन सिमेट्रिक एल्कीन है, तो उसमें मार्कोनी काफ रूल नहीं लगेगा। अभी और भी है, जैसे एक कंडीशन और है। तीसरा कंडीशन मतलब पहला यू ये हो गया, दूसरा यू ये हो गया, तीसरा यू क्या? अनसिमेट्रिक क्या होना चाहिए भैया? अनसिमेट्रिकल क्या होना चाहिए? अटैकिंग रिएजेंट भी होना चाहिए। अगर अटैकिंग रिएजेंट भी सिमेट्रिक है तो यानी कि अटैकिंग रिएजेंट, इस बेस पे दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट हो गए। ठीक है, एक अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक अटैकिंग रिएजेंट होता है, अटैकिंग, एक सिमेट्रिक अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। तो अनसिमेट्रिक के जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जो आप HX पढ़ते हैं, मतलब HCl, HBr, नहीं, HI हो गया। ठीक है, ये सब अनसिमेट्रिक हो गए। दूसरा इसमें H2O हो गया, भी अनसिमेट्रिक हो गया। और भी कह सकते हैं, HOCl भी, ये भी अनसिमेट्रिक हो गया, NaOCl ये भी अनसिमेट्रिक हो गया। समझ रहे हैं ना? तो ये अनसिमेट्रिक है बहुत सारे। सिमेट्रिक में जैसे एग्जाम्पल Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, ये सब सिमेट्रिक हो गए। समझ रहे हैं ना? तो इसमें X2 कह सकते हैं कॉमनली, या आप मतलब O2 और Ag2O का पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन में, ये भी सिमेट्रिक हो गया। तो मतलब सिमेट्रिक वाला हमारे पास मार्कोनी का रूल नहीं फॉलो करेगा, अनसिमेट्रिक वाला करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3U फॉलो हो रहा है। देखिए H2O है, अटैकिंग रिएजेंट भी हमारे पास अनसिमेट्रिक अटैकिंग रिएजेंट है। और ये भी हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड है, पहला यू सबस्ट्रेट। दूसरा यू क्या है? अनसिमेट्रिक क्या है? सबस्ट्रेट है। समझ, तीनों यू फॉलो हो रहा है। जब तीनों यू फॉलो हो रहा है तो ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। समझ रहे हैं ना? अब मार्कोनी का रूल कहाँ पे अटैच होगा, अटैच करके बता दीजिए, बताइए किरत। सर लेस हाइड्रोजन पे जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो आप मार्कोनी का ऑप्शन जानते हैं कि हाइड्रोजन वहां पे अटैच होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन मोर हो। नहीं, ऐसे ही पढ़े हैं ना? तो ये हाँ OH इधर अटैच हो गए और यहाँ पे CH3 हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 2 डिग्री फिनॉल बन गया। सर। नहीं, सर हाँ,
पिछले वाले में सिमेट्रिक था इसलिए नहीं हो रहा था। हाँ सिमेट्रिक था, इसलिए मतलब वहां मार्कोनिक आप नहीं लगाएंगे, जनरल रिएक्शन आपने बताया था। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, जैसे आप नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे CH3 सर CH11 CH। पिछला पिछला वाला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते थे ना उसे। पिछले वाले का नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हो सकता था। पिछले वाले का ये प्रोपाइल नहीं है, ये इथेनॉल है, मतलब कि 2 कार्बन का है। नहीं सी सर, एच थ्री प्रोपेन टू ऑल वाला। अच्छा हाँ, आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं, कॉमन मतलब डेरिवेटिव नेम में ना इसका ना। हाँ, आइसो बोल सकते हैं, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, सेकंड पे है तो। वो तो हाँ, मैंने बताया था। आप ये देखिए, अब ये मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा, ये माइकोनिकॉफ रूल नहीं फॉलो करेगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक हो गया। हाँ सर। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम इधर ब्रेक करते हैं तब भी दोनों तरफ कार्बन सेम है, इधर ब्रेक करते तो सेम ही कंपाउंड बनेगा, तो मार्कोनी का लगाने का कोई फायदा नहीं। हम किधर भी हम OH जोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, मर्जी हमारे इधर जोड़ सकते हैं तब भी, और इधर CH2 CH3 अगर उधर जोड़ें तब भी सेम कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये हम जनरल स्ट्रक्चर बना सकते। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अब उसमें बताइएगा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, अगर देखा जाए थोड़ा सा और पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट, और ये सब में मेजर प्रोडक्ट आपको पूछा जाता है। तब देखा जाए मार्कोनी कप तो एक लिमिटेड है, मार्कोनी कप तब बना था जब हमारे पास GOC वगैरह नहीं था, समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम अब मार्कोनिक आपको ना पढ़ें तब भी हम मेजर प्रोडक्ट बना लेंगे अकॉर्डिंग टू GOC, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं उसके बेस पे। तो अभी हमने बताया था कि आपको कि इंटरमीडिएट कंपाउंड अगर कार्बोकैटायन बनता है तो ऑलवेज क्या होगा, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस होगा। जैसे SN2 आप रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में ऑलवेज रीअरेंजमेंट होता है, जो आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। तो यहाँ पे मेरा आंसर मतलब क्वेश्चन है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें बताइए। तो ये आपको पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, बता सकते हैं। सर इसमें मार्कोनिकॉफ लगा सकते हैं क्या? मार्कोनिक आप लगाएंगे तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। अच्छा। अब मार्कोनिक आप लगाएंगे तो आप यहाँ जोड़ेंगे 2 डिग्री पे, यही करेंगे ना। हाँ सर। लेकिन अगर देखा जाए, अब देखा जाए हम इसको बता दे रहे हैं, अगर आपको एक क्वेश्चन मतलब आप में अगर कॉम्पिटेटिव का देना है तो कई क्वेश्चन में आपको मदद करेगा। ठीक है, अगर आपको बोर्ड देना है तो एक क्वेश्चन आपको मदद करेगा, ये हम फ्रिक्वेंटली बता रहे हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट, और कह सकते हैं पूरा आपका SN1 जो रिएक्शन है रीअरेंजमेंट बेस होता है। तो रीअरेंजमेंट क्या होता है, एक सेल्फ एडजस्टमेंट होता है कंपाउंड का, कि हमेशा क्या, जैसे मैंने बोला कि किसी के परिवार में सेकंड मैरिज, कोई एक लेडीज थी उनका डाइवोर्स हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, तो सेकंड मैरिज होगी, जो आपका मोर स्टेबल आदमी होगा उसी का होगा पहले, यानी कि जिसका मतलब कमाने वाला ज्यादा होगा, ऐसा होता है सोसाइटी में। एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी कार्बोकैटायन, देखिए अभी हमने मैग्नीशियम बेस पढ़ा, तो सबसे पहले क्या, हाइड्रोजन H आयन अटैच हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे हाइड्रोजन आयन A अटैच कर दिया, ठीक है, आप बोले कि सर हमने तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, CH CH3, और ये CH, और ये प्लस लगा दिया, और ये CH3 लगा दिया। तब देखिए ये हमारे पास हो गया। तो अब न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH आयन कहाँ पे अटैच होगा, ये जो प्लस प्लस है उसमें। लेकिन अगर देखा जाए ये 2 डिग्री हमारे पास क्या है, कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, नहीं। ठीक है, हाँ आप देखिए रीअरेंजमेंट नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा कम समझ में आएगा, अगर कहेंगे तो मैं 5 मिनट में बता दूंगा पूरा। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, आपकी मतलब उस पे है, चॉइस पे। ठीक है,
नहीं तो एक दो क्वेश्चन सीख लीजिए, फिर आगे कर लीजिएगा, चैप्टर कर लीजिए, अभी आपके चॉइस पे है, आप जैसा कहेंगे। ठीक है, फिर समझा बहुत दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये 2 डिग्री है। अब देखा जाए, अगर ये हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, ये प्लस यहाँ आ जाए, तो यानी कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसी को हम लोग 1 2 क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग कहेंगे। शिफ्टिंग यानी कि 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे होगा। और ये कब होगा, जब हम लोग लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बने। तो यहाँ पे CH2 और ये CH3। अब ये देखिए, ये जो कार्बोकैटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री होता है। यानी कि जो अब न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा नेक्स्ट पे, मतलब OH निगेटिव, इस पे, समझ रहे हैं, एरो थोड़ा गलत लगा दिए, इस पे इधर प्रोडक्ट बना है, तो ये हमारे पास मेजर बनेगा, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बनेगा, न कि 2 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे हैं? समझ तो गया सर। ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि रीअरेंजमेंट हुआ बीच में। रीअरेंजमेंट मतलब जब भी कार्बोकैटायन, केवल कार्बोकैटायन में ही रीअरेंजमेंट होता, बाकी न तो फ्री रेडिकल में होगा, ठीक है, न तो आपका कार्बन आयन बनेगा तो उसमें होगा। केवल केवल कार्बोकैटायन अगर इंटरमीडिएट बनता है, तो आप उसमें रीअरेंजमेंट करके क्या कर सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है पहला वाला। ठीक है, आगे आप रीअरेंजमेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत काम का है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ा दे रहे हैं इसमें। दूसरा, अब देखिए, जैसे ऊपर हमने देखा कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था 2 डिग्री बन रहा था, R 3 डिग्री बन रहा था। ठीक है, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं, तब भाई किसके ऊपर जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ठीक है, ऐसे हम लोग जब मार्कोनिक आप कहाँ एल्काइल हैलाइड में लगा रहे थे, ठीक है, जैसे वहां पे हाइड्रो हेलोजिनेशन कर रहे थे, तो वहां पे भी 2 डिग्री बन रहा था, एंड क्या 3 डिग्री बन रहा था, लेकिन 1 डिग्री नहीं बन रहा था। तो मार्कोनिक आप में, तो 1 डिग्री बनाने के लिए हम लोग एंटी मार्कोनिक आप रूल लगाए थे ना। एंटी मार्कोनिक आप में हमेशा वन हाँ। डिग्री बनता है, टर्मिनल बनता है। उसी तरह देखा जाए कि जब हम लोग एल्कोहल 1 डिग्री बनाना चाहें, तो यहाँ पे बाई हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो हाइड्रोबोरेशन। और हाइड्रोबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि डाइबोरेन के साथ करता है, मतलब डाइबोरेन BH3 और होल ट्वाइस। ठीक है, इसके साथ मतलब हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये हमेशा क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, जैसे जस्ट लाइक एंटी मार्कोनिक का रूल बनाता है। तो यहाँ पे हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए ये यूज कर सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन। तो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऊपर वाला ही हम लोग प्रोपीन ले लेते हैं, और इस पे अटैच करा देते हैं HBH2 और होल ट्वाइस, इस तरह से। अब इसमें देखा जाए, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा वही, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड फ्री रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड अभी हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH, और एक तरफ H लग जाएगा, और यहाँ पे CH2BH2 लग जाएगा। अब इसमें ये वाला मॉलिक्यूल हम लोग और लार्ज में यूज करेंगे, पहला वाला, यानी कि CH3 और CH डबल बॉन्ड, मतलब 3 अमाउंट यूज होता है। डायरेक्ट अभी आप करेंगे, बस हम ये बता दे रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 होल ट्वाइस BH बन जाएगा। अब देखिए, एक एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर रहे हैं, एक में हमारे पास रिप्लेस हो गया, ये बन गया। दूसरे में यहाँ पे देखिए, एक रिप्लेस हो गया, तो BH2 आ गया, BH3 के जगह पे यहाँ BH आ गया। फिर हमें एक CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि प्रोपीन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी कि तीनों हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, किसके द्वारा, प्रोपीन के द्वारा। तो यहाँ पे 3B लग गया। यानी कि ये देखा जाए, ये पूरा अगर हम लोग H माने, तो BH3 लुक लाइक है ना, BH3 की तरह है।
तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस पे H2O और मतलब कि पर ऑक्साइड इफेक्ट, और मतलब इसे बेसिक मीडियम भी रखना है होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाता है, 3 ब्रेक होके CH2 और CH2OH, यानी कि देखिए प्राइमरी अल्कोहल बन गया और BOH ओल्थाइड बोरिक एसिड बन गया, तो प्रोपेनॉल 1 बन गया। तो अब जब कभी भी आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा, CH3 CH डबल 1 CH2 और उस पे ए अटैच रहे BH3, ठीक है, या कभी कह सकते हैं B2S6 भी लिख सकते हैं, या दूसरे में आपको क्या रहेगा, H2O2 और OH आयन H रहे, तो आप क्या कहेंगे, ये 3 मॉलिक्यूल यूज होगा, 3CH3 CH2 और OH बन गया 3। ये डायरेक्ट आपको थोड़ा सा बनाना, कभी इसका मैकेनिज्म नहीं पूछता है ना पूछा हुआ है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये आपको इसे प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और ये बेसिकली कह सकते हैं किसके, एंटी मार्कोनी का अप्रूवल के अकॉर्डिंग है कि नहीं। हाँ सर। एंटी मार्कोनी कर्व के है ना, जैसे एंटी मार्कोनी या खरास इफेक्ट की वजह से वहां भी पराऑक्साइड इफेक्ट था, तो वही हमारे पास यहाँ पे रूल, एंटी मार्कोनी का रूल ही यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, उसके बाद आते हैं प्रिपरेशन में, नेक्स्ट आपका, अब प्रिपरेशन में नेक्स्ट आप आ जाते हैं इसमें, एक तो ये हो गया, एक बहुत फेमस आपको इसी के बेस पे, तीसरा बाई ऑक्सी मर्कुरेशन, आप हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे, एंड डी मर्कुरेशन, ठीक है, ऑक्सी मर्कुरेशन और डी मर्कुरेशन, इसमें क्या होगा, वही जैसे मान लीजिए हमारे पास एल्कीन CH लिख देते हैं, डबल 1 CH2, तो इसमें भी सब कुछ लगेगा, मार्कोनी का रूल वगैरह सब कुछ लगेगा। तो रिएजेंट क्या होगा, Hg और OH होल टॉय मतलब एसीटेट आयन रहता है H2O, और सेकंड में NaBH4, ऐसा रिएक्शन आपने देखा होगा, एच निगेटिव, तो इसमें भी सेम बन जाएगा, यानी कि मार्कोनी का रूल लगता है OH और CH3, अभी ऐसे इतना है जानिए, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं, और भी जैसे कि हमने बताया था कि जो आप चैप्टर पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, तो वो क्या होता है, टूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, तो उससे तो हम बना ही सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से एकदम, अब कह सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब वहां पे जो रिएक्शन पड़े होंगे केमिकल प्रॉपर्टी में, यहाँ सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप दो पढ़े होंगे, एक SN1 का और एक SN2 का पढ़े होंगे ना, SN1 और SN2, ठीक है। SN1 की रिएक्टिविटी क्या होता है, केवल हम रिएक्टिविटी आर्डर पूछ रहे हैं, SN1 की रिएक्टिविटी और SN2 की रिएक्टिविटी। SN1 की रिएक्टिविटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के था ना, और इसकी रिएक्टिविटी क्या था, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, नहीं, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, उल्टा था, तो आप जान नहीं रहे हैं सारा। तो हाँ सर। अगर देखा जाए, CH3 CH2 Cl ले लिया जाए, और यह हम लोग यहाँ पे एक्वस KOH ले लें, या आप कह सकते हैं मॉइस्ट Ag2O ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, और ये कौन से रिएक्शन की अकॉर्डिंग होगा, SN1 मोर की SN2,
बता सकते हैं? बस हम आपको चेक करना चाह रहे हैं, SN1 के अकॉर्डिंग होगा कि SN2 के अकॉर्डिंग? सर ये SN1। ये SN2 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये प्राइमरी है, प्राइमरी मोर रिएक्टिव होगा इसमें, हाँ प्राइमरी सर। हैलाइड है। तो SN2 के रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो यहाँ पे SN2 के रिएक्शन चल रहा है, तो CH3 CH2 आपको क्लियर नहीं है भाई? आप आप चैप्टर जरूर पढ़ रहे हैं, आप उसको जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना गारंटी है कि उसको आप सुन लेंगे तो आगे दिक्कत कभी नहीं होगा। जैसे हम दूसरा पूछने जा रहे हैं, अब आप बताइएगा किसके अकॉर्डिंग है। अगर थोड़ा क्लियरिटी है, बस मैं चेक करना चाहता हूँ पुराने चैप्टर के कितना अच्छा है, और इसमें तो आपका यूज आएगा। एक तो हमने एक्वस KOH रख दिया, और यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O, यानी कि PPS बोलते हैं। ऐसे रख देते हैं, रुक जाइए, ये रख देते हैं DMSO, यानी कि DMSO क्या होता है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और यहाँ पे दूसरे में H2O, और H2O क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो अब बता सकते हैं दोनों रिएक्शन में कौन SN1 है, कौन SN2 है? सर 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है। आप देखिए 2 डिग्री है, तो दोनों की रिएक्टिविटी लगभग दो दो डिग्री में बराबर आ जाएगी। हाँ तब सर। कौन डिसाइड करेगा SN1 है, कौन SN2? सर सॉल्वेंट डिसाइड करेगा, तो पोलर। सॉल्वेंट अलग अलग है। तो अगर SN1 में देखा जाए कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है? सर पोलर होता है आई थिंक। पोलर तो दोनों है भाई, दो हैं। पोलर में दो होते हैं, एक पोलर ए प्रोटिक होता है, एक पोलर प्रोटिक होता है। तो SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, SN2 में पोलर ए प्रोटिक, जैसे DMSO हो गया, DMF हो गया, और एसीटोन हो गया, ये पोलर ए प्रोटिक। तो ये हमारे पास ऊपर वाला रिएक्शन जो है, ये वाला SN2 के अकॉर्डिंग होगा, और ये वाला रिएक्शन SN1 के अकॉर्डिंग होगा। समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ, तो लेकिन प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, उसमें कोई लोचा नहीं है, प्रोडक्ट आपका सही आएगा। लेकिन अगर ये पूछ लेता है तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। जैसे एक और, जैसे मान लीजिए मैंने CH3 CH3 CH3Cl रख दिया, और यहाँ पे H2O रख दिया, तो ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? SN1 की SN2? सर 3 डिग्री कार्बन है, हाँ। तो 3 डिग्री कार्बन तो SN1 में ज्यादा था। हाँ, SN1, ये SN1 के ही अकॉर्डिंग, और क्योंकि यहाँ पे देखा जाए सॉल्वेंट भी बहुत वीक है, मतलब कि ये अटैकिंग एजेंट भी बहुत वीक है, तो यहाँ पे वीक है। तो उसमें क्योंकि अटैकिंग एजेंट पे डिपेंड नहीं करता, केवल सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है रिएक्टिविटी। तो ये SN1 के अकॉर्डिंग, वैसे आपको थोड़ा सा पहचानने आना चाहिए। ठीक है, हम अभी SN1 SN2 का एक PDF दे देंगे, आप ऊपर लीजिएगा डिफरेंट, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रिपरेशन पे हम लोग आ रहे थे, तो प्रिपरेशन में देखा जाए, जैसे हमने ऊपर लिखा था आपको, मतलब जो भी प्रिपरेशन नंबर है फ्रॉम सर कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ हाँ, बोलिए। कब तक क्लास रखेंगे सर? आप बताइए। एक सर घंटे का? हाँ सर, फिजिक्स क्लास भी है क्योंकि। हाँ, तब रहने दीजिए, अभी तो आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ। देखिए किरत, थोड़ा सा अभी मतलब कि आपको दूसरे भी चीज बताना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो देखिए 2 घंटे का रखिए, तो थोड़ा सा ये रहे कि आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाए। अच्छा देखिए सर। डेली तो क्लास होता नहीं है। ठीक है, हाँ तो आगे से तो थोड़ा सा, जैसे कुछ चीजें जब थोड़ा सा फ्लो में आता है तब तक बोलते हैं सर कितने देर क्लास होगा। हाँ, चलिए, अभी इसमें बहुत सारा चीज है। ठीक है, लेकिन आप पहले चैप्टर को थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे। हाँ, थोड़ा स्ट्रांग कर लीजिए। और ठीक है, इतना रहने देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए भाई। हाँ सर। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं ये सेंड कर देता हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर।